हेलो दोस्तों, मैं रूबी आज आपको सुनाने वाली हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी बड़े घर की बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए हिंदी 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखापढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वह जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब से मिले जुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई ना कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करता था। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। ये इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग ही पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फनूस, अनेर सी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबके सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवान थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ न नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ा तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह को चिड़िया लिए हुए आए
और भाभी से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो आया था, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रह गया था, वैसा मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा भी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फूर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतनी घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो इन्हें मजा चखाते। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से रहा ना गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर तुम भूली फिरती हो, उसे भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते भी भांति कांपती हुई कमरे में चली गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल पर पुरुष तत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह जाती है। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते हैं। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया और न ही कुछ पिया। अंत में शनिवार को जब नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तक बातें हुई। यह वार्तालाप 10 बजे रात होता रहा। गांव के भद्रपुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता है कि माने खाने पीने भी भूल जाते हैं। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा लीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियां का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी से पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है। और तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल बढ़ गए। झंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ, मुँह झुलस दूँ। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी ने सारी बात कह डाली। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक पर नींद नहीं थी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें कहनी पड़ रही थी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपने घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा और जूतों की बौछार होती है।
कही बात चिंता नहीं। श्रीकंठ अब इस घर में रहना नहीं चाहता था। वह घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा अपने भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना मान न करता था जितना श्रीकंठ का। अपने होश में उन्होंने कभी उससे घुड़का तक न था। अब जब इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। और भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उसके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। आनंदी के द्वार पर जाकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकांत सिंह भी आंखों लाल किए बाहर खड़े थे। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायतें तो की थी, लेकिन अब मन ही मन पछता रही थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे तो कुछ अपराध हुआ, क्षमा करना। तो उसका रहा सा क्रोध भी पानी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकांत, तो मैं क्या करूं? आनंदी कहती है, भीतर बुला लो। मैं जीभ में आग लगे मेरे जीभ में आग लगे। मैंने कहा यह झगड़ा उठाया। श्रीकांत, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी कहती है, उसे बहुत ग्लानि होती है। श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट गया और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी कहती है, तुम्हें मेरे सौगंध, अब एक पग भी आगे बढ़ाया तो। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदाचित नहीं आऊँगा। आनंदी कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहज स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ गए थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिससे यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
कैसी लगी आप लोग कहानियाँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रेमचंद जी की ये बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। इसमें आपने देखा किस तरह से आनंदी अपने टूटते हुए घर को बचा लेती है। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।